हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अधिशोषण समतापी वक्र। हम जानते हैं कि सामान्यतः स्थिर ताप पर जब दाब बढ़ाते हैं, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, यानी H/m क्या होता है, समानुपाती P के, यानी अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। जब हम अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य वक्र द्वारा संबंध निकालते हैं, जो वक्र प्राप्त होगा वही कहलाता है अधिशोषण समतापी वक्र। इसे समतापी वक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस दौरान ताप स्थिर रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि अधिशोषण और दाब के मध्य किस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा, तो वो इस प्रकार से हम देखेंगे। हम लेते हैं एक्स अक्ष पर दाब P, वाई अक्ष पर हम लेते हैं अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा, और ताप क्या है, यहाँ पर स्थिर है। तो स्थिर ताप पर जब दाब के सापेक्ष अधिशोषण की मात्रा निकाली जाती है तो हमारे पास ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, इस ग्राफ में देखें तो प्रारंभ में बढ़ता, फिर धीरे 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 झुकता हुआ, और एक समय ऐसा आता है कि अधिशोषण स्थिर हो जाता है। जहां पर अधिशोषण अधिकतम होता है उस दाब को कहते हैं हम संतृप्ति दाब या साम्यावस्थिक दाब। ये कहलाता है संतृप्ति दाब या साम्यावस्थिक दाब, सैचुरेटेड प्रेशर। ठीक है, यानी कि इस दाब पर अधिशोषण अधिकतम हो जाता है, इसके बाद अब अधिशोषण घटने लगता है। तो जो ये ग्राफ प्राप्त हुआ है अधिशोषण की मात्रा और दाब, तो ये ग्राफ कहलाता है हमारे पास समतापी वक्र। किसका, अधिशोषण का। तो अधिशोषण समतापी वक्र ये कहलाता है। अब बात करें यहाँ पर x/m की बात कर रहे हैं हम कि x/m है क्या। यहाँ देखो, यहाँ पर जो x है वो है गैस की मात्रा। ठीक है, m है यहाँ पर ठोस अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, देखिए माना कोई ठोस है, ठीक है, m द्रव्यमान है उसका, तो किसी ठोस का m द्रव्यमान है, उस पर गैस आ रही है और x मात्रा में गैस जमा हो जाती है। तो हम कैसे व्यक्त करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे कि ठोस के इकाई द्रव्यमान पर, किसी ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान पर, प्रति इकाई द्रव्यमान पर, किसी ठोस के प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा क्या कहलाती है, अधिशोषण की मात्रा। ठीक है, यानी कि किसी ठोस के इकाई पृष्ठ पर अगर x मात्रा गैस की जमा होती है तो वो कहलाता है हमारे पास अधिशोषण की मात्रा। तो x/m क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसी में देखेंगे कि समतापी वक्र को फ्रेंडलिच ने किस प्रकार से समझाया। 1909 में फ्रेंडलिच ने एक इक्वेशन दी थी जो दाब और अधिशोषण की मात्रा के संबंध को समझाती थी। जो फ्रेंडलिच आए उन्होंने एक निम्न इक्वेशन दी, वो थी हमारे पास x/m बराबर के p की घात 1/n। फ्रेंडलिच ने क्या बताया कि अधिशोषण की मात्रा और दाब में जो संबंध होता है वो संबंध निम्न मूलानुपाती सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। तो उन्होंने ये सूत्र दिया था, मूलानुपाती सूत्र या समीकरण। इस समीकरण में इन्होंने पावर
यानी दाब की पावर में 1/n लिया था। अगर हम n का मान क्या करें, n की वैल्यू यहाँ पर है 1 या 1 से अधिक, या फिर हम ले सकते हैं 1/n को भी ले सकते हैं कि जो 1/n है उसकी वैल्यू होगी 1 या 1 से कम, या फिर 0 या 0 से अधिक। यहाँ पर जो 1/n दर्शाया है उसमें अगर हम n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू यहाँ पर होती है 1 या उससे अधिक, या फिर पूरे को 1/n को मानकर चले तो 1/n की वैल्यू होगी 1 से तो कम होगी और 0 से अधिक। यहाँ पर अगर सूत्र में या समीकरण में देखें तो जो k है वो एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? एक समानुपातिक स्थिरांक। और यहाँ पर जो n है वो भी स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ पर इस समीकरण में जो भी स्थिरांक है वो किसी ना किसी से प्रभावित जरूर होते हैं, और ये प्रभावित होते हैं एक तो ताप से, एक अधिशोषक से यानी कि अधिशोषक की प्रकृति से, अधिशोषक की प्रकृति से, प्रभावित होते हैं। कौन होते हैं प्रभावित? ये स्थिरांक। दोनों के दोनों स्थिरांक ताप, अधिशोषक की प्रकृति और अधिशोषक की प्रकृति से प्रभावित होते हैं। प्रभावित का मतलब अगर हमने अधिशोषक बदल दिया या अधिशोषक बदल दिया या ताप बदल दिया तो इन स्थिरांकों के मान भी बदल जाएंगे, और ये मान बदल के हमारे पास अधिशोषण की मात्रा भी अलग प्राप्त होगी। तो ये स्थिरांक भी निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। ये हुई बात हमारे कि जो फ्रेंडलिक्स ने समीकरण दिया था उसको। अब फ्रेंडलिक्स ने विभिन्न दाबों पर इस समीकरण से विभिन्न प्रेक्षण किए थे। वो प्रेक्षण निम्न प्रकार से, तो पहला हम लेते हैं हम निम्न दाब पर। निम्न दाब पर उन्होंने क्या करा कि जो n की वैल्यू है, निम्न दाब पर n की वैल्यू उन्होंने ली 1। क्या ले ली? 1। तो यहां पर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। 1/1 1/1 यानी 1 हो गया, तो p की पावर 1 आ गई। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निम्न दाब पर अधिशोष की मात्रा दाब के साथ बदलती रहती है, स्थिर नहीं है। जैसे जैसे दाब बदलेगा अधिशोषण की मात्रा भी बदलेगी। ठीक है, तो हमने या फिर हमने अभी बताया था 1/n की वैल्यू के अनुसार भी देख सकते हैं। अभी हमने n की वैल्यू 1 रखी थी, 1/n की वैल्यू कितनी रखे? 1/n की वैल्यू भी 1 रखते हैं, तब भी हमारे पास यही इक्वेशन आती है। अब हम क्या करें? ग्राफ से दर्शाएं। जो लास्ट समीकरण में क्या कह रहा है कि यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ लगातार परिवर्तित होती है। तो हम इस इक्वेशन के अनुसार ग्राफ बनाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? वही हम दाब लेंगे x अक्ष पर, y अक्ष पर लेंगे अधिशोषण की मात्रा। निम्न दाब की बात करें, निम्न दाब पर हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। निम्न दाब पर एक रेखा, सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है। जैसे हमारे इक्वेशन में कह रहा है कि अधिशोषण दाब बढ़ने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो वही निम्न दाब पर दाब बढ़ता है तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो हमारे पास ग्राफ प्राप्त होता है बिल्कुल सीधी लाइन में। ठीक है, ये यहाँ पर ताप क्या है? स्थिर ताप है। ठीक, ये हुई निम्न दाब पर प्रेक्षण फ्रेंडली का। इसके बाद अब नेक्स्ट पर चलते हैं जिसमें हम लेंगे दाब, हम मध्यम दाब पर प्रेक्षण करेंगे। ठीक है, दूसरा लिया हमने मध्यम
दाब पर। अब देखो मध्यम दाब पर हम देखें, हमारे पास पहले समीकरण था x अपॉन m बराबर k p की पावर 1 अपॉन n। ठीक, जब हम निम्न दाब लिया था तब तो n की पावर हमने n माना था 1 अपॉन n भी माना था 1। ठीक है, अगर हम माने कि अब n बराबर हो गया 1 से अधिक, n का मान रख रहे हैं, पहले तो 1 रखा था, अब 1 से अधिक रखेंगे। मध्यम दाब पर चर्चा करें, जो मध्यम दाब होगा उसमें हम n की वैल्यू रख रहे हैं 1 से अधिक। निम्न दाब पर तो हमने रखा था 1, अब हमने दाब n की वैल्यू को बढ़ा दिया है, 1 से अधिक कर दी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन n की वैल्यू को हम लेंगे 1 से कम, क्या कर लेंगे 1 से कम, या फिर हम कह रहे हैं 1 अपॉन n की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 से कम। तब हमारे पास ये जो समीकरण प्राप्त होगा वो यही प्राप्त होगा, घात के रूप में, पावर पर 1 अपॉन n घात के रूप में प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर अगर घात के रूप में प्राप्त हो रहा है, 1 अपॉन n 1 से कम है, 1 अपॉन n का मान 1 से कम है, तो 1 से कम है तो दाब भी कम बढ़ेगा, दाब भी क्या होगा कम बढ़ेगा, दाब में कमी रहेगी, दाब में क्या रहेगी कमी रहेगी, दाब में कमी रहेगी, दाब धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, फास्ट नहीं बढ़ेगा जैसे यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ पर दाब में कमी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन n का मान 1 से कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दाब में कमी रहेगी, जिससे जो ग्राफ प्राप्त होगा या ग्राफ की ग्रोथ होगी वो धीरे रहेगी, ग्राफ की ग्रोथ धीरे रहेगी, जिसके कारण ये हल्का सा झुक जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हल्का सा झुक गया। क्यों झुक गया, क्योंकि यहाँ पर दाब के मान में कमी आ गई, कमी आने से ग्राफ में हल्का सा ग्रोथ में कमी आ गई, जिससे वह झुक गया। यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा में भी धीरे धीरे कमी आ गई। ठीक है, अगर माना हम वैल्यू के अनुसार देखें, n की वैल्यू 1 से ज्यादा रखें, माना 2 रख दी। ठीक है, तो हम देखें क्या होगा, x अपॉन m बराबर k p 1 अपॉन 2, x अपॉन m बराबर k p 1 अपॉन 2 या 0.5। अब 0.5 का मान 1 से कम है या ज्यादा है, 1 से कम है, 1 से कम है, कम वैल्यू आ रही है, दाब पर कम मान आ रहा है, कम वैल्यू आ रही है। कम वैल्यू दर्शाती है कि दाब में कमी, दाब में कमी हो गई, तुलनात्मक पहले से दाब में क्या आ गई कमी आ गई, दाब में कमी आ गई, तो ग्राफ की ग्रोथ भी कम हो गई और वह झुक गया। ठीक है, ये देखा हमने प्रेक्षण मध्यम दाब पर। अगला प्रेक्षण देखते हैं उच्च दाब पर। उच्च दाब पर क्या होता है, वही हमारे पास फ्रेंडली इक्वेशन देते हैं, x अपॉन m बराबर k p की पावर 1 अपॉन n। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू लेते हैं अनंत, क्या ले रहे हैं हम, n की वैल्यू ले रहे हैं अनंत। ठीक है, तो हम अगर इसमें मान रखे n की वैल्यू का k p 1 अपॉन अनंत, हम जानते हैं 1 अपॉन अनंत का मान कितना होता है 0, तो हम इसका मान रख देते हैं p की पावर कितनी आ गई 0। ठीक है, या फिर हमने अभी बताया था कि 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 0 रख दी, 1 अपॉन की वैल्यू क्या रख दी 0 रख दी। अब देखो यहाँ पर अगर p की पावर 0 है, यह शून्य है, p की पावर अगर 0 होती है तो वो कहलाता है 1। ठीक है, तो हम रख सकते हैं x अपॉन m बराबर k। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दाब यहां से स्वतंत्र हो गया, समाप्त हो गया, सिर्फ स्थिरांक रह गया, यानी कि x अपॉन m एक स्थिरांक रह जाता है, यानी स्थिर हो गया यहाँ पर। तो जब उच्च दाब होता है, उच्च दाब पर क्या होगा कि उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा अधिकतम संतृप्ति की ओर होती है। ठीक है,
और यहाँ पर देखो इक्वेशन में दाब स्वतंत्र हो गया, दाब घट गया, इसके कारण दाब घटने से यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एक क्षैतिज रेखा प्राप्त होगी इस प्रकार, ठीक है, उच्च दाब पर। यह यहाँ पर स्थिति है उच्च दाब की, ये थी मध्यम दाब की। उच्च दाब पर क्या देखा, x/m का मान आया एक स्थिरांक k के बराबर। मध्यम दाब पर x/m का मान आया k p⁴ निम्न दाब पर हमारे पास जो मान आया वो x/m बराबर k p, ठीक है। तो हमने अलग अलग प्रेक्षण किए और देखा कि प्रारंभ में बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है, फिर झुक जाती है, फिर एक क्षैतिज रेखा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये तो था हमारे पास फ्रेंडलिच अधिशोध समतापी वक्र इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसने उन्होंने एक समीकरण के माध्यम से इसको बताया, ठीक है। अगर हम इस समीकरण को फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी वक्र संबंध समीकरण का लघु गुणक कर दे तो क्या होगा। अब हम फ्रेंडली समीकरण क्या करेंगे, लघु गुणक करते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण था वो x/m बराबर p⁴ और k था इस तरह, ठीक। जो ये समीकरण है इसका हम लघु गुणक करते हैं तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पर होगा log x/m बराबर 1/n आगे आ जाएगा, फिर log p प्लस log k, इस प्रकार से ये प्राप्त हो। जो ये समीकरण प्राप्त हो रहा है वो एक सरल रेखीय समीकरण होता है, इस प्रकार से y बराबर mx प्लस c, ये एक सरल रेखा समीकरण है, सरल रेखा समीकरण, ठीक है। सरल रेखा समीकरण ये है, ये इसी के अनुरूप ये समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी कि ये तो हो गया y, 1/n हो गया n, log p हो गया x और log k हो गया c। तो ये वाला समीकरण एक सरल रेखीय समीकरण प्राप्त होता है। अगर हम इस समीकरण के अनुसार ग्राफ खींचते हैं, अगर ग्राफ सही बिल्कुल सीधी लाइन में आता है, बिल्कुल सरल रेखा में आता है, तब तो ये सही कहलाता है समीकरण, अन्यथा वो गलत होगा। तो अगर हम इस समीकरण के अनुसार ग्राफ खींचे तो कैसे खींचते हैं, देखो यहाँ पर हम y x पर तो क्या लेंगे, y x पर लेंगे log x/m, ठीक है। x पर लेंगे हम लेंगे log p, ठीक है। जब हम y और x पर log x/m और log p लेकर एक वक्र खींचते हैं तो देखो किस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। इधर तो लिया, ये हो गई x जिस पर हम ले रहे हैं log p, ये होगा हमारे पास y, ठीक है, जो इस पर हम ले रहे हैं log x/m, ठीक है, इस दिशा में और इसमें। यहां पर ताप रख रहे हैं हम स्थिर, ताप बराबर क्या है, स्थिर है। जब हम इन दोनों के सापेक्ष ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है इस प्रकार से, बिल्कुल सरल रेखा। और इस सरल रेखा का जो ढाल होगा, इस सरल रेखा का जो ढाल होगा वो होगा 1/n, यानी 1/n होगा। यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ पर ये tan थीटा के बराबर हो जाएगा ढाल, tan थीटा बराबर 1/n, ठीक है। तो यहाँ पर ढाल प्राप्त हुआ 1/n। देखो यहाँ पर अंतःखंड प्राप्त होता है y x पर, y x पर अंतःखंड प्राप्त होता है और वो अंतःखंड होता है log k का। तो y x पर log k अंतःखंड के रूप में उपस्थित दर्शाता है। इस प्रकार का हमारे पास एक ग्राफ प्राप्त होगा जब हम log लेते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल सरल रेखा। अगर सरल रेखा में नहीं आता ये ग्राफ तो ये इक्वेशन गलत होती। अब हम अधिशोषण समतापी वक्र में विभिन्न तापों के साथ अध्ययन करेंगे, ठीक है।
तो अधिशोषण समतापी वक्र में विभिन्न तापों के साथ संबंध। हम वक्र बनाते हैं, दाब ले लिया, इधर हमने ले लिया अधिशोषण की मात्रा ले ली, ठीक है, अलग अलग ताप दिया। सपोज हमने लिया प्रथम ताप 177 केल्विन 170, ठीक है। इसके बाद हमने ताप बढ़ा दिया 244 केल्विन ले लिया, 177 के बाद 244 केल्विन। उसके बाद हमने और ताप बढ़ाया, अब ले लिया 260 केल्विन, ठीक है। हमने अलग अलग ताप ले लिए। अब देखो हमने देखा कि इधर ताप अधिकतम है और ऊपर ताप निम्नतम। तो जब ताप निम्न होता है तो अधिशोषण की मात्रा भी अधिक है। देखो अधिशोषण की मात्रा भी क्या है, अधिक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, निम्न ताप पर अधिशोषण अधिक, निम्न ताप पर नीचे क्या हो रहा है, अधिशोषण क्या है, कम हो रहा है। क्यों, ताप क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो हमने देखा कि अधिशोषण की मात्रा ताप से भी प्रभावित होती है, ठीक है। अगर ताप अधिक होगा तो अधिशोषण की मात्रा में कमी हो जाएगी, अगर ताप निम्न होगा तो अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमने देखा अधिशोषण समतापी वक्र, जिसमें अलग अलग ताप के साथ हमने क्या देखा कि अधिशोषण की मात्रा कैसे प्रभावित होती है। अब हम देखेंगे फ्रेंडलीज समतापी वक्र या समीकरण की कमियां, कि इसमें क्या क्या कमियां है। सबसे पहली कमी है इसमें कि एक जो सूत्र दिया गया था, एक मूलानुपाती सूत्र था, वो पहला हो गया। यह समीकरण क्या था, मूलानुपाती। दूसरा देखिए कमी जो सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरी कमी यह है कि यह सिर्फ निम्न दाबों पर ही लागू होता है, उच्च दाबों पर यह असफल है। निम्न दाब पर ही लागू होता है, उच्च दाबों पर असफल, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंडलीज जो समीकरण था निम्न दाबों के लिए ही सफल पाया गया।